और साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेन पेपर जीएस पेपर 1 की व्याख्या करेंगे और डिस्कस करेंगे कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस आधार पर क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे और किस किस क्षेत्र से कितने क्वेश्चन आए हैं। जीएस पेपर का आपको सिलेबस तो मालूम ही होगा, किन किन क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको आज इसमें क्वेश्चन के लेवल का पता करेंगे और क्वेश्चन कैसे आधार पर पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी सब देखेंगे। डिफिकल्टी लेवल को जानेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पहले को देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कला स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है हमें इसमें। अब जो मौर्य काल की जो स्थापत्य कला है उसको देखना है। मौर्यकालीन की स्थापत्य कला को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहले तो जो सेलकर्त गुफाएं होती हैं, जो सेलकर्त जो पहाड़ को काट कर बनाया जाता है, वो होती है सेलकर्त। एक होता है जो निर्माण किया जाता है, जिनको निर्माण में से बनाया जाता है, वो होती है जैसे इसमें स्तूप होते हैं और भरूत का स्तूप हो गया, सांचे का स्तूप हो गया, या यक्षिणी जो मूर्तियां थी जो आपको देखी होगी। एक लेडीज है वो एक उस पर खड़ी है। और दूसरी बात, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है कि वो आज भी चमकदार है, लगभग 2000 साल होने के बाद भी वो चमकदार है। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। सेलकर्त गुफाओं में आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे बिहार में एक बराबर की पहाड़ियाँ हैं, सेलकर्त जो लोहिमपुरुष की गुफा है, उसमें आप उदाहरण दे सकते हैं। दूसरी बात, आप इसमें अशोक सम्राट के बारे में स्तूपों का किस प्रकार से निर्माण किया गया है, और सारनाथ के स्तंभ का निर्माण का दे सकते हैं कि जो सारनाथ का स्तंभ है वो के आज भी जैसे खड़ा हुआ है, और मेहरौली का जो स्तंभ है वो आज भी उसमें कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि किस लोहे धातु का इस्तेमाल किया गया है कि वो आज भी जंग नहीं लगने के कारण वो आज भी टिका हुआ है, खड़ा हुआ है। तो आप इसमें बातें लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश के पुणे जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। अब 19वीं सदी में क्या हो रहा था, ब्रिटिश राज चल रहा था। ब्रिटिशों ने 1757 का युद्ध जीत लिया, प्लासी का युद्ध जीता, बक्सर का युद्ध जीता। फिर जो युद्ध हैं वो जीतते गए। दूसरी बात, उन्होंने ये भी देखा कि हम अब राज का ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे जब तक हम यहाँ के जो लोग हैं उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं कर देते। अब वो क्रिश्चियनिटी में उनको कन्वर्ट करने लगे, जो पाश्चात्य जो उनकी भाषा है उनके ऊपर थोपने लगे, भारतीयों के ऊपर, और उन्हें बड़ी मात्रा में अपनी सेना में इंट्रोड्यूस करने लगे, बड़ी मात्रा में उनको रखने लगे। अब बातें मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि जब 19वीं सदी में ये सब काम हो रहे थे तो हमारे जो पाश्चात्य जो कवि हैं, जो हमारे थिंकर टैंक हैं, वे सामने आते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है राजा राम मोहन के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना होती है। दयानंद सरस्वती आते हैं, उन्होंने वेदों की ओर लोटो को नारा दिया उन्होंने। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपका अच्छे से बन जाएगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का योगदान कीजिए। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप थोड़ी बातें लिख दीजिए कि वो लाल बाल पाल एक गर्म दल का हिस्सा रहे हैं। उनका जन्म 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था। अब वो राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक भी थे, और उनके द्वारा जो किया गया है, उन्होंने एक मराठी अखबार लिखा है जो कि इंग्लिश में लिखा गया है, केसी अखबार जो मराठी में लिखा गया है। तो आप इसके बारे में इनको लिख सकते हैं। अब जो प्रेस की आज़ादी है उनमें सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया गया है वो प्रेस की आज़ादी को लेकर दिया गया है। तो आप इसमें क्या बातें लिख सकते हैं कि वो प्रेस को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, अपनी आवाज़ को रखने के लिए किस माध्यम से रखते थे, वो अखबार के माध्यम से रखते थे। तो अखबार इनका बंद किया गया, तभी जाके इनको जेल में डाला गया था ब्रिटिशों के द्वारा। जो अंग्रेज थे उनके द्वारा उनको जेल में डाला गया था। लगभग 6 बार वो जेल गए हैं। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारणों का उल्लेख कीजिए तथा इस समस्या के निपटने के लिए सुझाव दीजिए। पहले तो आपको जानना होगा कि जनसंख्या क्या होती है, किसके काल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है, तो किस आधार पर बढ़ी है, ये सब बातें आप इसमें लिख देंगे। 1872 में जनगणना होती है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और इसमें कारण आप लिख सकते हैं। क्या कारण है? एक तो अगर किसी देश में हाई जीवन दर होगी और लो मृत्यु दर होगी। जीवन दर अगर हाई हो जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली जनसंख्या बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब हमारे देश में जो 1971 से लेकर 2001 तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। इसी एरा में लगभग 30 सालों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी बढ़ी है। अब इसके जो कारण रहे हैं, मैं आपको कारण की बातें बता देता हूँ। उसमें जो सबसे ज़्यादा कारण रहे हैं वो अंडर यूटिलाइज कॉन्ट्रासेप्टिव रहा है, मतलब हमने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं की है, ना ही हमें अवेयर थे इस चीज़ों को। और दूसरी बात,
वुमेन का अनएजुकेटेड होना मेन इंपॉर्टेंट कारण होता है किसी भी जनसंख्या को बढ़ाने का। अब इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है, ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। अब सरकार के द्वारा क्या स्टेप लिए जाते हैं, ये आप बातें लिख सकते हैं। सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई है, ये आप बात इसमें लिख सकते हैं। और दूसरी बात, जो सरकार के द्वारा 2 चाइल्ड पॉलिसी तो लाई गई है, लेकिन अगर दो बच्चे होंगे तो उसको इनाम दिया जाएगा, 2 लड़कियां हो गई तो तब भी उनको इनाम दिया जाएगा, 2 लड़के हो गए तो उनको इनाम दिया जाएगा। ये सब बातें आप इसमें कोट करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने 5th क्वेश्चन की। सामाजिक सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरजाल या इंटरनेट की भूमिका का मूल्यांकन करना है आपको। मूल्यांकन क्या करना है, इंपावरमेंट का, सोशल इंपावरमेंट का, जो इंटरनेट होता है आप भी यूज करते हैं। सब लगभग आज के टाइम में 90% जनसंख्या ऐसी है जो फेसबुक, व्हाट्सअप ये सब चीज़ें यूज करती हैं। इंटरनेट तो सभी जानते हैं, तो आप इसके माध्यम से किस आधार पर किसी का नुकसान कर सकते हैं या किस आधार पर किसी का फायदा कर सकते हैं, तो आप इसमें लिखवा सकते हैं कि किस आधार पर जो सोशल एम्पावरमेंट है, किस सशक्तिकरण हुआ है, किस आधार पर महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें छुपी हुई थी वो सामने आने लगी हैं अब। ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। जब महिलाओं पर अत्याचार होते थे तो वो दबा दिया जाता था, तो वो सामने नहीं आती थी। लेकिन अब आज के टाइम में ऐसा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ऐसा ज़माना है कि वो सब बातें सामने आ जाती है और उसको इंसाफ मिल जाता है। ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। 1-2 उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण के आधार पर देना जरूरी है। जिस आधार पर आप देंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली हल हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने 6th क्वेश्चन के बारे में। जब निर्धनता कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती है तो वे एक सांस्कृतिक रूप ले लेती है, इसमें स्पष्ट करना है। तो ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है। तो फिलोसफिकल क्वेश्चन में आप सबसे ज़्यादा बातें आप इसमें थोड़ा सा अपना ओपिनियन कम रखिए, और जो बातें समझाने की हैं वो समझाएं, थोड़े से इस तरीके से समझाएं जिससे जो हमारा एग्जामिनर होता है उसकी समझ में आ जाए। जब निर्धनता कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती है, कई पीढ़ियों तक जब गरीबी चली आती है तो वो एक सांस्कृतिक रूप कैसे ले लेती है, आप इसको एक तो उदाहरण के तरीके से समझा दीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएगा आपका। अब बात करते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हेरिटेज आर्क क्या होता है। एक आर्क, पहले तो आर्क समझाइए आप क्या होता है। एक आर्क इस साइड का होता है कि वो एक गोला, अर्ध गोले के आकार का होता है, मतलब आधा गोला होता है। आधा गोला पूरा तो नहीं होता, लेकिन आधा गोला के आकार का होता है। पहले आप आर्क को समझाइए। फिर जो पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित करना है। पहले आप हेरिटेज आर्क की परिभाषा दीजिए। मैं हेरिटेज आर्क आपको दिखा देता हूँ। ये हेरिटेज आर्क है। इसमें पहले आप हेरिटेज आर्क क्या होता है। हेरिटेज आर्क उत्तर प्रदेश द्वारा योजित पर्यटन योजना है जिसमें यमुना किनारे बसे आगरा, गोमती नदी के किनारे बसे लखनऊ, गंगा नदी के किनारे बसे वाराणसी के पास स्थित सारे पर्यटन केंद्रों को शामिल किया गया है। विश्व भर में सैलानियों को उत्तर प्रदेश के पर्यटन के प्रति आकर्षित करने के लिए ये सब चीज़ें हेरिटेज आर्क चलाया जा रहा है। 3 शहरों में ये चलाया जा रहा है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी तक चलेगा। अब इसमें जो जो शहर आएंगे, जो जो इसमें हेरिटेज आएंगी, जो जो इसमें जो हमारे पूर्व जो कलाएँ हैं वो सब इसमें आएंगे, तो आप इसमें एक हेरिटेज के माध्यम से इसको समझा सकते हैं। दूसरी बात, इससे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा इससे सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक तो होगा रोजगार बढ़ेंगे। दूसरा, इसमें जो हमारे जो हैंडलूम है जो हम हाथ का अद्दा बनाते हैं उसको प्रमोट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर। ये सब बातें आप इसमें समझा सकते हैं। ये बातें मैंने आपको इसमें लिख दी है, ये देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्मार्ट सिटी मिशन है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना के हेतु चुने गए नगरों की संख्या की विवेचना कीजिए। स्मार्ट सिटी मिशन को समझाइए। 15 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्मार्ट सिटी मिशन होता क्या है, पहले आप ये समझाइए। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंटरनेट की सुविधा अच्छी हो, सड़कें अच्छी हों, दूसरी बात वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से काम करे, और तीसरी बात वहाँ का जो सीवेज सिस्टम हो, ये सब चीज़ें वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। तो आप इसमें बातें लिख सकते हैं। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे, और जो बेसिक नीड होती है जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें वहाँ पे टाइम टू टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसको स्मार्ट सिटी मिशन के तहत रखा गया है। ये सब विशेषताएं आप इनकी बता सकते हैं। दूसरा, आप अब इसमें जो बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कितने शहर आते हैं। पूरी ऑल ओवर इंडिया 100 शहर आते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 शहर आते हैं। 10 शहर में कौन कौन से हैं। लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, वाराणसी है, प्रयागराज है, बरेली है, मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, झांसी है। जो पूर्वी भारत के हैं, इसमें पूर्वी भारत का वर्णन किया गया है। आपको पूर्वी भारत के करने, एक तो झांसी हो गया, एक इसमें बरेली हो गया,
प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया और कानपुर हो गया। तो यहाँ आप इसमें ये लिख सकते हैं आप कि पूरे भारत में कौन कौन से स्मार्ट सिटी के मिशन हैं और किस किस आधार पर ये लिखे गए हैं। तो बहुत अच्छे से आप लिख देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना का सदुदाहरण सहित विस्तृत विवरण कीजिए। सिंचाई परियोजना क्या होती है आपको पहले ये जानना होगा। किसी भी नहर को बनाने के लिए ऐसे पर्पज से कि वहाँ पे कभी भी उपजाऊ भूमि ना रही हो, मतलब किसी भी एक नहर है, नहर में से एक छोटी नहर निकाल दी जाती है, एक नदी है, बड़ी नदी है जैसे गंगा है, गंगा में से एक नदी निकाल दी जाती है या नहर निकाल दी जाती है और वो एक ऐसे स्तर में ऐसे क्षेत्र में पहुंचाई जाती है जहाँ पर उस पानी की आवश्यकता होती है उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। तो इरिगेशन उस माध्यम से भी हो सकता है और एक डैम बनाकर भी हो सकता है। तो आप इरिगेशन को समझा सकते हैं। इरिगेशन का मतलब यही होता है कि सिंचाई के माध्यम से किया गया कोई पानी का बदलाव या पानी के बहाव को किया गया डाइवर्ट। तो यहाँ आप सब बातें इसमें लिख सकते हैं। एक दो उदाहरण दे सकते हैं, बुंदेलखंड का उदाहरण दे सकते हैं। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा भीड़ इलाका है। बुंदेलखंड का इलाका मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैं लेके आया था। ये बुंदेलखंड का इलाका है। अर्जुन सहायक योजना इरिगेशन योजना है, वो बुंदेलखंड में चलाई जा रही है। इसकी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए इस योजना को लाया जाए। लगभग 28 लाख फैमिली, 28 लाख फैमिली का मतलब है इतने किसान इससे प्रभावित होंगे। तो ये सब बातें आप इसमें कोट कर सकते हैं, अच्छे से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो छोटा ही होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप इसमें सब क्वेश्चन को इजीली देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में मनाने जाने वाले विभिन्न त्योहारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो उत्तर भारत में सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन, भैया दूज, ये सब जो त्यौहार होते हैं ये उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर भारत में सभी में मनाए जाते हैं। अब इसमें देख सकते हैं चतुर्थी है, शिवरात्रि है, होली है, ईद है, शब्बत है, बारात है, न्यू ईयर है, क्रिसमस डे है, बुद्धा पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती है। ये सब जो मनाए जाते हैं उत्तर भारत में तो मनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी मोस्ट लगभग सभी जनसंख्या के द्वारा ये चीज़ें बनाई जाती हैं। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए वो है कुंभ का मेला, जो प्रयागराज में होता है। कुंभ 4 जगह पर आयोजित होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और भारत में उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज में आयोजित होता है। लगभग लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं। ये सब बातें आपको इसमें लिख दी है मैंने, देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भगत सिंह द्वारा प्रतिपादित क्रांतिकारी दर्शन का वर्णन कीजिए। भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी युवा थे जो भारत को एक आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी अपनी राष्ट्रवाद की भूमिका को सामने रखा। और वे ऐसे भी नेता थे, वो ये चाहते थे, उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी थिंकिंग ये थी कि हम लड़के आज़ादी छीनेंगे। हम ऐसे नहीं कि हम भीख मांगे। कांग्रेस का काम आपको पता होगा, नरम दल और गरम दल के तहत विभाजन हो गया था। गरम दल अलग हो गया था जिसको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। नरम दल अलग था जिसमें जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता है, वो अपनी बातों को एक पेपर के माध्यम से समझाते थे। लेकिन गरम दल के द्वारा ये कहा जाता था कि हम अपनी आज़ादी को छीनेंगे, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो बाल गंगाधर तिलक है उनके द्वारा नारा दिया गया था। उसी से प्रभावित होकर जो क्रांतिकारी हैं, जो भगत सिंह जी हैं, उनके द्वारा ये सब बातें सामने लाई थी और उन्होंने HRA की स्थापना भी इसी आधार पर की थी। तो वो ब्रिटिशों की नज़रों में आ गए। ब्रिटिशों ने उन्हें जो है असेंबली में बम फेंका, सब बातें उन्होंने, और सैंडर्स की हत्या कर दी 1919 का। जब 1919 का जब कांड हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, लगभग 12 साल की उनकी उम्र थी तब। 12 साल की उम्र में वो देखने के लिए गए थे जलियांवाला बाग को, कांड को। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जो जलियांवाला बाग कांड की हत्या जिसने की थी, जो सैंडर्स था, उसकी हत्या उनके द्वारा की गई। असेंबली में बम फेंका गया और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो ये बातें आप इसमें क्रांतिकारी के जो हमारे भगत सिंह जी रहे हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने 13 क्वेश्चन के बारे में, चलते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान उन बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए जिस आधार पर भारत को विश्व गुरु अभिहित किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहले एक बात कहते हैं कि हम विश्व गुरु रहे हैं। विश्व गुरु हम क्यों रहे हैं, किस आधार पर रहे हैं, ये बातें आपको इसमें समझनी होगी। विश्व गुरु हम इस आधार पर हैं, आपको तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी के नाम से सुना होगा, एक प्राचीन यूनिवर्सिटी है हमारे भारत में। हमारे भारत में ये तक्षशिला, जिसमें बौद्ध की आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे। और कहाँ कहाँ से लोग आते थे, एक तो तुर्की, ईरान, ग्रीस, एथेंस,
ये सब इन जगह से, ईरान वगैरह से, जो विदेशों से जो पढ़ने के लिए लोग आते हैं तक्षशिला के अंदर आते थे। ये तो हमारा पूर्वी विश्वविद्यालय हो गया, हमारे भारत का, सॉरी, पश्चिमी विश्वविद्यालय। अब पूर्वी विश्वविद्यालय जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तो वो आते थे म्यांमार, कंबोडिया, और इधर आपका हो गया चाइना। चाइना से भी बहुत लोग पढ़ने के लिए आते थे, जिस आधार पर हम विश्वगुरु कहा जाता है। तो आप इसमें ये छोटी छोटी बातें हैं, ये लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपका इजीली हल हो जाएगा और अच्छे से आपका क्वेश्चन बन सकता है इसमें। अब बात करते हैं अपने 14 क्वेश्चन के बारे में। भारतीय समाज में निरंतर एक परिवर्तन के कारकों पर प्रकाश डालिए। भारतीय समाज में कैसे निरंतरता है, पहले आप ये देखिए। भारतीय समाज विविधताओं का देश है, वैसे भी विविधता है, सामाजिक में भी विविधता है, बायोडाइवर्सिटी में भी विविधता है। हमारे देश में हर प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। समाज के अंदर हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो इनके अंदर भी छोटी छोटी सबकास्ट बनी हुई हैं, इनके अंदर भी छोटी छोटी, तो विविधताओं का देश हमारे भारत को कहा जाता है। भारतीय समाज में निरंतरता परिवर्तन के कारकों पर प्रकाश डालिए। अब इनका जो परिवर्तन होता है, इनकी जो निरंतरता होती है, वो परिवर्तन के आधार पर वो चेंज होते रहते हैं। तो ये सब बातें इसमें प्रकाश डाल सकते हैं आप अच्छे से। आप भारतीय समाज के बारे में अच्छे से जानते हैं तो समझा सकते हैं। वैश्वीकरण, निजीकरण को परिभाषित कीजिए, इन दोनों के उद्देश्य को प्रकाश डालिए। पहले तो आप समझिए कि ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिस आधार पर किसी देश की इकोनॉमी को ओपन किया जाता है। ओपन के आधार किस आधार पर किया जाता है, जैसे किसी देश से कोई एफडीआई आना है, या फिर अपनी इकोनॉमी को, किसी देश की कंपनी उस देश में आएगी। जैसे हमारे भारत है, हमारे भारत का उदाहरण ले लीजिए। हमने 1991 में रिफॉर्म लाए थे। 1991 एलपीजी रिफॉर्म लाए थे कि हम अपने जो नियम है, जो कड़े कानून है, किसी भी देश की कंपनी को हम अपने देश में नहीं आने जा सकते। बहुत मुश्किल होता था, लेकिन उन कानूनों को ईजी किया गया। ईजी करने के आधार पर वो जो कंपनी है, जो बाहर से विदेश कंपनी आनी थी, वो अब ईजिली आ सकेगी, हमारे देश में आएगी। और इससे जो जो फायदे होंगे, जो सबसे ज़्यादा फायदे होंगे, वो होंगे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो सबसे पहले आप ग्लोबलाइजेशन को समझिए, फिर उसके बाद आप समझाइए कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। अब जो निजीकरण होता है, निजीकरण को आप समझाइए कि निजीकरण किसी भी सरकारी उपक्रम को किसी निजी हाथों में सौंप देना ही प्राइवेटाइजेशन करण होता है। हमारी जो अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम कैसे कार्य करते हैं, हम सरकार के और निजीकरण, जो सरकार है, जो एक निजी आदमी है, उसको मिलाकर साथ लेकर कार्य करते हैं। इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप इस आधार पर भी इन बातों को समझा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपका बन जाएगा कि वैश्वीकरण के, वैसे तो आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ निजीकरण भी हमारे देश में चल रहा है। जितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन, एक परिवार की तरह हम बंधे हुए हैं एक भारत में, कि जितनी भी कंपनियां आ रही हैं हमारे देश में, व्यापार कर रही हैं, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है, और उसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज भी कर रहे हैं। जैसे अभी रेलवे को प्राइवेटाइज किया गया। इसमें आप एक उदाहरण और दे सकते हैं। रेलवे को प्राइवेटाइज करने का मतलब ये होगा कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इसकी जो स्पीड है वो आपने देखने को, एक वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। प्राइवेटाइजेशन को अभी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएगा। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे अच्छे से बनता चला जाएगा। जातीय गठजोड़ धर्मनिरपेक्षता तथा राजनीतिक कारकों से उत्पन्न होते हैं, न कि आदिम पहचान से। चर्चा कीजिए। एक अगेन फिलोसफिकल क्वेश्चन है, आपको इसमें अच्छे से समझाना है। भारत तो वैसे भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का जो संविधान क्या कहता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। अब वो सेकुलर किस प्रकार का है, अब एक सेकुलर होता है कि वो बिल्कुल सेकुलर है, वो किसी धर्म को मानता ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे, हमारे देश के अंदर सेकुलर को प्रमोट किया जाता है। जैसे आर्टिकल 23 ये कहता है कि अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। मतलब आर्टिकल 29 सॉरी, जो हमारे देश में है, तो वो अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है। अपने धर्म को मानिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने 17 क्वेश्चन की। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण को समझाइए, संरचना व संबंधी मौसमों का वर्णन कीजिए। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, पहले तो आप साइक्लोन को समझिए। साइक्लोन क्या होता है, जहां पर भी, किसी भी क्षेत्र पर भी, चाहे वो लैंड हो चाहे वो समुद्र हो, लैंड पर कहीं पर भी वायु दाब का कम होना, और वायु दाब जब जहां पर कम हो जाएगा तो वायु के विंड उसके चारों तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगी। अब चक्कर जो लगाएगी वो फिर ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के साथ एक चक्रवात का निर्माण कर देगी, बड़े चक्रवात का निर्माण कर देगी, जिससे वो कोस्टलाइन की तरफ भागेगी। मतलब वो एक समुद्र तट के पास भागेगी, समुद्र तट के ओर चलते हुए वो एक बहुत जान माल की हानि का नुकसान करती है। ये तो हो गए ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक चित्र लाया था।
ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से दिया गया है। कैसे? समुद्र के आधार पर इनका नाम रखा गया है। एक हरिकेन है जो उत्तरी अटलांटिक में आता है, और साइक्लोन है जो दक्षिण भारत के जो हिंद महासागर पड़ता है वहाँ पर साइक्लोन आता है। टाइफून कहाँ पे कहा जाता है? जहाँ पर जापान का दक्षिणतम हिस्सा, जैसे फिलीपींस का कुछ एरिया, दक्षिण चाइना का दक्षिण सी है जो वहाँ पर आता है, इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। अब जो जो मैंने आपको बात बताई कि जहाँ पर भी वायु दाब कम होगा, आप देख सकते हैं 950 का वायु दाब है, यहाँ पर वायु दाब कम है, तो इर्द गिर्द जो इसके वायु दाब होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू मिडल में। अब ये इसमें इसकी जो ट्रॉपिकल स्पीड है ये आधार पर दर्शाया गया है। अगर 45 से 61 किलोमीटर पर हावर की स्पीड होगी तो वो कम डिजास्टरेबल होगा, मतलब कम हानि पहुंचाएगा। और जो सुपर साइक्लोन होते हैं उनकी जो स्पीड होती है लगभग 240 किलोमीटर पर हावर की स्पीड होती है, तो आप उसका नुकसान दे सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा। वो कोस्ट लाइन को इफेक्ट करेगा, जान माल की सबसे ज़्यादा हानि होगी, ये आप इसमें बता सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन को देखते हैं आप। भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फोकस फैक्टर अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया। अब रूरल जो सेटलमेंट है भारत के अंदर कैसे किया गया है, आपको पता होगा हड़प्पा संस्कृति हमारी कैसी थी, शहरी संस्कृति थी। शहर में वहाँ पे जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, वहाँ का सीवरेज सिस्टम अच्छा था हमारी संस्कृति में। और दूसरी बात, वहाँ का जो अनाज के गोदाम हुआ करते थे वो एक सेटलमेंट के आधार पर रखे गए थे। वैसे तो उसे हम शहरी में, मतलब हमारे आज के टाइम में देखें तो उस टाइम के हमारी जो संस्कृति रही है वो बहुत ज़्यादा डेवलप रही है। और आज के टाइम में हम देखेंगे कि हमारी जो संस्कृति है वो जो रूरल डेवलपमेंट है वो किस आधार पर डेवलप होता है, आप ये देख सकते हैं आप इसमें। भारत में ग्रामीण बस्तियों को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में रखा जाता है। पहला, संकुलित, सामूहिकृत या केंद्रीकृत, अर्धसंकुलित, खंडित, खंडित और बिखरा हुआ या अलग थलग। बीच की सड़कें कुछ पहचाने योग्य पैटर्न या ज्यामितीय आकार पर प्रस्तुत करती है, जैसे आयताकार, रेडिकल, रेखिक या आदि। अब जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो किस आधार पर बसती हैं? जैसे संकुलित होती हैं, मतलब अगर इकट्ठी सारे के सारे जो घर हैं वो इकट्ठे ही बन गए और एक छोटे से गांव का निर्माण हो गया, वहाँ पे जो मेन सड़क है वो गांव के बाहर निकलेगी। अब दूसरी होती है जो समूहीकृत, छोटे छोटे समूहीकृत होते हैं, कहीं कहीं दूसरी जगह जाके बढ़ सकते हैं। और अर्ध संकुलित होता है, फिर खंडित होती है, फिर बिखरा हुआ होता है, एक घर यहाँ पे, एक घर वहाँ पे, एक घर वहाँ पे। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं, ये बातें मैंने आपको बता दी। बीच की सड़कें कुछ पहचानने योग्य पैटर्न और ज्यामितीय आकार पर होती हैं, आप इसमें अच्छे से लिख सकते हैं। ये आपको मैं चित्र ले गया था, एक एनसीईआरटी का चित्र है, आप इसमें देख सकते हैं। एक हैम्बलेट सेटलमेंट होता है, क्लस्टर सेटलमेंट होता है, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट होता है। क्लस्टर का मतलब संकुचित, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं क्लस्टर का मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, एक पूरा गांव सारे घर वहीं पे एक जगह पर ही बस जाएंगे। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। ये सब बातें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भारत में भूकंप पेटियों का वर्णन कीजिए। भारत की जो भूकंप पेटियां, पहले तो अर्थक्वेक को आप समझाइए, अर्थक्वेक होते कैसे हैं। पी तरंगे होती हैं, एक एस तरंगे होती हैं, कौन कौन से माध्यम से चलती हैं? पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से चल सकती हैं। एस तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम में गति करती हैं। तो कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा, इंटरनेशनल लेवल पर भी, पूरी पृथ्वी पर भी समझा दीजिए आप कि एक रिंग ऑफ फायर नाम से एक जगह है जो हमारे पैसिफिक ओशियन यानी कि आपका प्रशांत महासागर में पड़ती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी उद्गम होता है। उद्गम ज्वालामुखी के आधार पर यहाँ पे संरचना बनी हुई है। और प्लेट हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है वो किस आधार पर एक दूसरे के अंदर धस रही है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो हमारा हिमालय रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो आप ये सब बातें इसमें कोट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं। और इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, सॉरी 5 कैटेगरी में बांटा गया है। जोन 5 में सबसे ज़्यादा हाई स्केल पर जो भूकंप आएगा उसमें रखा गया है। तो स्केल के आधार पर भी इनको बांटा गया है। स्केल में अगर 6 से या 7 से ज़्यादा तीव्रता का जो भूकंप है वो
जोन 5 में रखा जाएगा। उसके आधार पर आप नीचे आते चले जाइए, जोन 1, जोन 2, जोन 3 ये सब इसमें रखते चले जाइए, तो आपको उनकी डिक्रीज ऑर्डर में उनको रखा जाएगा। तो आप इसको समझा सकते हैं कि हमारा जो हिमालय रीजन है, हिमालय प्लेट है, जैसे कि ये एक भारत की जो प्लेट है, जो हमारा गोंडवाना लैंड है, वो अपर यूरेशियाई प्लेट में घुस रहा है। यूरेशिया प्लेट का मतलब है यूरेशिया में जो यूरेशियाई जो प्लेट है उसके अंदर वो धंसता चला जा रहा है, जिससे पर्वतों का निर्माण हो रहा है, जिससे कभी ना कभी भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है। तो आप इस प्लेट को भी समझा सकते हैं। तो ये बातें मैंने आपको समझा दी है, भूकंप के बारे में समझा दिया है, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें लिख दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मैं आपको 4-5 इसमें नृत्य बताता हूँ। सबसे पहले आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वांचल में बता दीजिए कि पूर्वांचल कहाँ पे पड़ता है, पूर्वांचल में कौन कौन से जिले, बरेली आता है, फिरोजाबाद आता है, अम्बेडकर नगर आता है, संत कबीर नगर आता है, संत रविदास नगर आता है, ये सब पूर्वांचल में आते हैं। और अवध में आप बता दीजिए, बुंदेलखंड बता दीजिए, और दूसरा आप इसका पश्चिम उत्तर प्रदेश बता दीजिए। तो ये सब बातें आप इसमें लिख देंगे। इनके लोकगीत के बारे में, नृत्य के बारे में लिख दीजिए आप। लोकगीत क्या क्या होते हैं, एक धोबिया नृत्य होता है, लोकगीत होते हैं। तो आप इसमें सब बातें लिख सकते हैं। थोड़ी सी प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं, काड़कोड़वा नृत्य है, धीवर नृत्य है, फांसी नृत्य है, नटवरी नृत्य, इनकी विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं। ये तो हो गए आपके 20 क्वेश्चन। अब मैं जीएस 2 के पेपर आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहले तो ये हो गया आपका जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 को आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा कि किस आधार पर पैटर्न को बनाया गया है, और कैसे कैसे भारत के उत्तर प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग है कैसे कैसे पैटर्न को बनाता है, किस आधार पर क्वेश्चन को बनाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले, और चैनल को बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन होती है आपको मिलती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।